हेलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास लेसन 2 से शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण एवं रचना यानी जो हमारी ग्रामर की बुक है उससे लेसन 2 वर्ण विचार। तो बच्चों, हमने जाना कि भाषा का प्रयोग करते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि यानी आवाज़ जिसको कहते हैं। आवाज़ जो हम बोलते समय हमारे गले से उच्चारित होता है वही ध्वनि है, वही आवाज़ है। अब ये जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसको ही हम भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। इन ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है यानी जो हम लिख करके उसको व्यक्त करते हैं वह भाषा का यानी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वह वर्ण कहलाता है। वर्ण यानी अक्षर। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि चित्र में वाह शब्द का उच्चारण हो रहा है। इसमें वाह जो शब्द है ये जो उच्चारित हो रहा है जो हमारे गले से मुंह से, उसको ही हम ध्वनि का उद्घोष यानी ध्वनि जो हम बोल रहे हैं वो निकल रही है। वाह वाह को हम अब इस तरह से करके दिखाया गया है कि व हलन प्लस आ। तो इस व और आ को जोड़ा जब तो हो गया वाह। इसी प्रकार से ह हलन प्लस अ। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हो गया ह। और जब वाह और ह को हमने जोड़ा तो हमारा शब्द बन गया वाह। यही जो ध्वनि हमारे गले से निकली या उच्चारित हुई, जो उद्घोष हुआ, वही ध्वनि है। अब कहा जा रहा है कि वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण की परिभाषा किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। अब इसको कैसे हम जानेंगे? कहा जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, यानी जो हमारे गले से कुछ भी उच्चारित हो रहा है। जैसे अभी वाह का जो उच्चारण हमने आपको समझाया, इसमें वाह, पहले वाह में हमारा व का उच्चारण हुआ, उसके बाद आ वाह। इसी प्रकार से ह हम बोल रहे हैं तो ह में स्वर का मेल है यानी अ मिला हुआ है। अब इसको हम उच्चारित जब करेंगे ह तो ह हमारा अब यहाँ भी दो वर्णों का मेल हो गया जिसमें ह और अ है। तो ये हमारा वाह जो उच्चारण हो रहा है यानी उद्घोष हो रहा है वही ध्वनि कहलाया। अब इसमें अब कहा जा रहा है कि व और आ का मेल हुआ, फिर ह और अ का मेल हो रहा है। अब इसमें व जो हमारा है हलंत के रूप में आया, और ये हलंत के रूप में जब आता है कोई भी वर्ण तो वो हमारा आधा वर्ण माना जाता है। अब जब ये खुद ही आधा है तो इसको और हम विभाजित कैसे करेंगे? या ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अ हमारा एक वर्ण है। अब इस अ को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, यानी अब जो वर्ण हमने आपको अभी समझाया, वह वर्ण अगर स्वर के रूप में आता है तो वो अपने आप में पूरा है और इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वर का पहला वर्ण यानी अ के मेल से बनता है।
और जब इसमें अ का मेल होगा तो ये व्यंजन वर्ण पूरा होगा। लेकिन अगर वर्ण से अ को हमने निकाल दिया तो वह व्यंजन वर्ण हमारा आधा हो जाएगा। उसको हम हलंत के द्वारा दर्शाते हैं। अब ये हलंत वाला वर्ण जो होगा उसको भी हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं कि वर्ण के भेद। अब तक जाना कि वर्ण क्या है, अब जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ये तो हमारे वर्ण के भेद हो गए, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, जिसमें से पहला हमारा आता है स्वर। स्वर किसे कहते हैं, इसको हम प्रश्न करके जान सकते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, यानी जिनको बोलने के लिए, उच्चारित करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वही स्वर कहलाते हैं। स्वर अपने आप में पूरे वर्ण माने गए हैं। जैसे कि अब इनके प्रकार भी बताए गए हैं कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आओ। तो ये हमारे हो गए स्वर 11 जो होते हैं। ये 11 स्वर हमारे जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। इनको उच्चारित करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब बारी आती है स्वर के भी भेद होते हैं। अभी तो हमने वर्ण के भेद जाने कि वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब हमने जाना कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर को हमने जब जाना तो स्वर कुल कितने होते हैं ये भी हमने जाना। कुल कितने होते हैं? 11। अब कहा जा रहा है कि स्वर के भी भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इनको भी तो हमें जानना होगा कि ये कौन से स्वर होते हैं, इनको किस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो आइए इनको भी हम जानते हैं। तो स्वर के भेद से पहला भेद हमारा है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने के लिए या उच्चारित करने के लिए सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये केवल एक मात्रा के होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर हैं। इनको उच्चारित करने के लिए हमें अधिक समय नहीं लगता है। कम से कम समय में इसको हम उच्चारित कर सकते हैं। जैसे अ, ई, ऊ, री। इस तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर की ओर। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इसको भी हमें जानना है। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी हमने जाना ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है और इनकी संख्या 4 होती है। अब दीर्घ स्वर को जब हम जानेंगे तो दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से हमें 2 गुना समय लगेगा। अब ये दो मात्रा के होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में कुल 7 दीर्घ स्वर होते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। तो इस तरह से ये हमारे 7 दीर्घ स्वर हो गए। इनको उच्चारित करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है और ये 2 मात्रा वाले होते हैं।
अब बारी आती है प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं, अब इसको भी हमें जानना है। तो प्लुत स्वर के लिए प्लुत स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा। उससे अधिक भी 3 गुना या उससे भी अधिक समय लग सकता है। इसको दर्शाने के लिए इन स्वरों के बाद अ लिखते हैं। ये अ जो होता है वो अ नहीं, ओ में इसका उच्चारण आएगा। ये कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। जैसे ओम, ये ओ बोलने के बाद ओम का उच्चारण जो बीच में आ रहा है, ये उसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं। इसको उच्चारित करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना या उससे भी अधिक समय हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो कुछ लोग अपनी सांस का प्रयोग करते हुए जितना अधिक सांस को रोक करके इसका उच्चारण करते हैं, तो इसको उच्चारित कुछ लोग कुछ अधिक करते हैं, कुछ जल्दी में इसको प्रयोग में लाते हैं। तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना देर तक अपनी सांसों को कंट्रोल करके उसको हम उच्चारित कर सकते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में ही अधिक किया जाता है। ये संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों में से एक है। अब इसके बाद ये तो हमने जाना कि स्वर के भेद। अब बारी आती है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? उन वर्णों या अक्षरों को व्यंजन कहते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया कि स्वर जो होते हैं उनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन वर्णों को उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के मेल के कोई भी व्यंजन वर्ण अपने आप में पूरा नहीं होता है। इन व्यंजनों को उच्चारित करते समय जीभ, कंठ, होंठ, दांत आदि की मदद लेनी पड़ती है। बिना इनकी सहायता से कोई भी व्यंजन वर्ण को हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं, और कोई भी व्यंजन वर्ण अगर है तो उसको हम पूर्ण करने के लिए बिना स्वर के उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। अर्थात स्वरों के प्रयोग के बिना व्यंजन को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसके उच्चारण के आधार पर वर्णों का विभाजन भी किया गया है। जैसे अब कहा जाता है कि स्पर्श व्यंजन इसमें से एक है। स्पर्श व्यंजन के बारे में जब हम जानेंगे तो पहले हम ये जान लें कि स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 होती है। अब इसको हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। स्पर्श व्यंजन जो हमारे 25 वर्ण होते हैं उनको हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला वर्ग के रूप में और दूसरा वर्ण के रूप में। अब इसको हम अलग अलग प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कहा कि जो 25 वर्ण होते हैं जिसको स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं हम, इसको हम 2 प्रकार से जान सकते हैं। पहला वर्ग के आधार पर, दूसरा वर्ण के आधार पर। हालांकि इसमें वर्ण के आधार पर नहीं दिया, लेकिन हम आपको इस चीज़ को समझाएंगे। अभी जैसे हम पहले आपके बुक के आधार पर हम आपको समझा रहे हैं कि वर्ग के आधार पर स्पर्श व्यंजन को हम विभाजित करते हैं 5-5 वर्णों के आधार पर। जैसे पहला जो क्रम हमारा आता है क, ख, ग, घ, अंगा, ये हमारे 5 वर्ण हो गए। अब इसमें से हर वर्ग का जो पहला वर्ण होगा उसको उसी के आधार पर उसके वर्ग के नाम से उच्चारित करते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ये हमारे 5 वर्ण हो गए। अब इन 5 में से जो हमारा पहला वर्ण है क, उसको ही आधार लेकर के हम इस वर्ग का नाम रखते हैं क वर्ग। अब इसी प्रकार से बाकी के भी वर्णों को हम विभाजित करते हैं च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये तो आपका बुक के आधार पर हमने आपको समझा दिया, लेकिन अभी हमने कहा कि इसको वर्ण के आधार पर भी हम जानते हैं, जो अभी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इसको हम समझाते हैं। वर्ण के आधार पर हम इसका विभाजन कैसे करते हैं। अब जैसे कि अभी हमने कहा कि वर्ण का जो 5 वर्ण होते हैं हर वर्ग के, तो उसका पहला
वर्ण लेकर के उसको हम उस वर्ग के आधार पर नाम देते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसी प्रकार से आखिरी का जो वर्ण हमारा होता है उसके आधार पर इसको हम वर्ण के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे इसको हम कहते हैं पंचम वर्ण। जो आखिरी का जो 5 वर्ण हमारा होता है, अंग, इया, अड़, न और म, ये जो 5 होता है ये हमारा पंचम वर्ण के नाम से हम जानते हैं। अब ये हो गए हमारे क से लेकर के म तक के कुल 25 वर्ण, जिसको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन क्या है? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये 4 वर्ण हैं हमारे? अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 वर्ण होते, प्रकार नहीं, 4 वर्ण होते हैं अंतस्थ व्यंजन में, य, र, ल और व। ये 4 वर्ण हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इसी प्रकार से उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, स, ह। ये उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं इसको हम। अब इसके बाद से आता है संयुक्त व्यंजन की बारी। तो संयुक्त व्यंजन वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन आपकी बुक में अभी 3 दिया गया है, तो 3 को ही आप जानिए कि संयुक्त व्यंजन 3 दिए गए हैं, तो 3 ही आपको जानना है, छ, त्र, ज्ञ। और जो चौथा हम कह रहे हैं उसको कहते हैं स्र, लेकिन अभी नहीं आपकी बुक में दिया है, तो आप 3 प्रकार ही इसके लिखिएगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से? छ, त्र और ज्ञ। अब बारी आती है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? एक जैसे जब 2 व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको ही हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे चक्का, पक्का। अब इसमें हमने संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया, लेकिन इस संयुक्त व्यंजन में हमारे दोनों वर्ण जो हैं वो एक ही हैं। जैसे आधा क, पूरा क, आधा च, पूरा च। इस तरह से जब हम 2 व्यंजनों का मेल करते हैं और दोनों सेम यानी एक ही व्यंजन होते हैं, जिसमें से पहला आधा और दूसरा पूरा होता, तो ऐसे व्यंजनों का जब मेल करके जो हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है वो हमारा द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आता है संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर में हम 2 अलग अलग व्यंजनों का मेल करते हैं। अब यहाँ पे आपको यही चीज़ समझना है कि द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन वर्ण होगा, जिसमें से पहला आधा और दूसरा पूरा करके प्रयोग में लाया जाएगा। लेकिन संयुक्त व्यंजन का जब मेल होता है तो संयुक्त व्यंजन में 2 अलग अलग वर्णों का मेल होता है। जब ये 2 अलग अलग व्यंजन मिल करके इनका विकार उत्पन्न होगा तो ये एक नया व्यंजन वर्ण बनाएंगे। जैसे क, हलन प्लस षट्कोण श। अब यहाँ पे क अलग वर्ण है और षट्कोण श अलग है, लेकिन जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारा एक नया व्यंजन वर्ण तैयार होता है, जिसको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा है छत्री छ, जो हम प्रयोग में लाते हैं। इसी प्रकार से त, हलन प्लस र। हमने त और र अलग अलग व्यंजनों का मेल किया तो हमारा त्र बन गया। इसी आधार पे इया और ज और इया का हमने मेल किया, ज आधा रहेगा, इया पूरा रहेगा। और जब इन दोनों व्यंजनों का हम मेल करते हैं तो हमारा एक नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन बनता है और वो है ज्ञ। तो आज की क्लास में हम इतना ही आज आपको समझाएंगे। अगली क्लास में हम इसी लेसन से और आगे का जो आपका बाकी बच रहा है वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। लेकिन आज की इस क्लास में आज का आपको होमवर्क देते हैं वर्ण की परिभाषा। वो आपको होमवर्क में नोट करना है अपनी स्कूल डायरी में कि वर्ण की परिभाषा याद कीजिए।